अस्सलाम वालेकुम। लंबी लड़की राजिंदर सिंह बेदी का अफसाना है। ये एक घरेलू कहानी है और शादी ब्याह के मौजू पर मबनी है। मुन्नी सोही लंबे कद की लड़की है। वो यतीम है, उसकी माँ मर चुकी है, बाप जिंदा है, मगर इसका ज़िंदा होना ना होना बराबर है। इसका एक बड़ा भाई और भाभी शीला भी है। भाई को तो खैर इससे कुछ हमदर्दी भी है, लेकिन भाभी शीला की ख्वाहिश है कि मुन्नी सोही जल्द अज जल्द इस घर को खैरबाद कहे। मुन्नी सोही की सबसे बड़ी हमदर्द और खैख्वाह इसकी दादी रकमन है। वो मुन्नी के सिलसिले में काफ़ी परेशान रहती है। उसे ये गम खाया जाता है कि इतनी लंबी लड़की के लिए बर कहाँ से मिलेगा, और यही परेशानी उसको मरने भी नहीं देती कि काश इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए और मैं इसके हाथ पीले करके इसको अगले घर भेज दूँ। दादी रकमन का किरदार बड़ा दिलचस्प है। वो कई बार मर मर के जी उठती है और स्वर्ग के किस्से सुनाकर पड़ोसन औरतों को महसूस करती है। जब भी वो मरती है शीला खुश होती है, लेकिन मुन्नी सोही परेशान हो जाती है। लेकिन दादी जब ज़िंदा हो जाती है तो शीला गमज़दा हो जाती है और मुन्नी खुश हो जाती है। दोनों किरदारों का ये तज़ाद कहानी में चलता रहता है। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि जो हमारे माशरे के अंदर शादी ब्याह की मुश्किलात है, उसके साथ साथ हमारे जो घरेलू ताल्लुकात होते हैं ना, जैसे एक भाभी और एक नंद का ताल्लुक होता है कि भाभी कैसे चाहती है कि ये जल्दी जल्दी इस घर से चली जाए, वो भी इस अफसाने के अंदर बड़ा वाज़े तौर पर बताया गया है। बिलाखिर मुन्नी के लिए एक लड़का तलाश कर लिया जाता है। मंगनी होती है, लोग देखने आते हैं। दादी परेशान है कि मुन्नी की लंबाई इस मौके पर अड़चन न बन जाए, इसलिए वो कोशिश करती है कि मुन्नी बैठी रहे। शादी के मौके पर भी इसकी कोशिश यही होती है कि फेरे लगाते हुए मुन्नी ज़रा झुक कर चले ताकि मामला गड़बड़ ना हो जाए। शादी हो जाती है, मुन्नी अपने ससुराल चली जाती है। इस दौरान उसके बाप का इंतकाल हो जाता है, लेकिन दादी अब भी ज़िंदा है और मुन्नी के लौटने का इंतज़ार करती है। बाप की मौत की खबर सुनकर मुन्नी 1.5 माह बाद आती है। दादी उसे देखकर सुकून का सांस लेती है। अब मरना उसके लिए आसान हो जाता है। अफसाना लंबी लड़की का ये सांचा बज़ाहिर को गहरी मानवियत नहीं रखता और ऐसा महसूस होता है कि मुख्तसर सी बात को बेदी ख्वाह तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हक़ तो ये है कि इस मुख्तसर सांचे में बेदी को शादी ब्याह के मसाइल और इनसे पैदा होने वाली पेचीदगियों के सिलसिले में कई मानी खेज इशारे करने थे। कोई दूसरा अफसाना निगार होता तो इसे एक नावल की सूरत दे देता। शायद जितनी बातें बेदी ने इस अफसाने में कही हैं वो एक नावल का मुतालबा भी करती हैं, लेकिन इसकी दाद देनी चाहिए कि बेदी ने ऐसे मौजू को भी अफसाना बनाने में कहीं ठोकर नहीं खाई और फ़न का एक आला नमूना पेश किया। बहुत से आला नावल नगारों की नावल नगारी में इम्तियाज़ रहा है कि वो छोटे छोटे खान की मसाइल बड़े मौसर अंदाज में अपने नावलों में पेश करते रहे हैं। बेदी ने भी यही सूरत कहीं कहीं बड़ी कामयाबी से अपने अफसानों में अपनाई है। सारा मसला यहाँ एक कुंवारी लंबी लड़की के ताल्लुक़ से उठ खड़ा होता है। हमारे माशरे में लड़कियों की शादी के सिलसिले में कितनी ही उलझनें खड़ी होती हैं। इनका पढ़ना लिखना इतनी अहमियत नहीं रखता जितनी अहमियत इन बातों की होती है कि उनका रंग कैसा है, चाल डाल की कैफियत क्या है, ज़ात बात की क्या नोयत है, वगैरह वगैरह। लंबा कद अमूमी तौर पर पसंद किया जाता है, लेकिन इसको क्या जहाँ पे लंबाई एक हद से भी ज़्यादा हो। मुन्नी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वो गैर मामूली तरीके से वाक़या ही लंबी है और अब उसकी शादी का मसला संगीन हो चुका है। इस संगीनी को दूसरे लोग तो महसूस करते ही हैं। इसकी दादी रकमन कुछ ज़्यादा ही मलूल है, ज़्यादा ही गमगीन है। उसे ये गम खाया जा रहा है कि आखिर उसके हाथ कैसे पीले होंगे और वो लड़का कहाँ से आएगा जो इसके मद्दे मुकाबल ठहरे। दादी की फ़िक्र की नय्यत हाथ से तजावुज़ करती महसूस होती है और ये सोच उसके जीने मरने का सवाल बन गई है। लेकिन ये कहा जाता है कि कुदरत ने हर मर्द औरत के लिए जोड़े का इंतज़ाम कर रखा है। मुन्नी को भी शोहर मिलना था सो मिला और उसकी शादी ना सिर्फ एहसन तरीके से अंजाम पाई बल्कि वो अपने ससुराल में खुशो खुर्रम वापस भी आई है। बिस्तरे मर्ग पर पड़ी हुई दादी अब भी शकूक में मुब्तला है और ज़ुबान से मालूम कर लेती है। अगर इस अफसाने में सिर्फ इतनी ही बात होती तो ये कोई काबिल मुतालिया तसनीफ़ ना होती। लेकिन बेदी ने लंबी लड़की के हवाले से हमारी तहज़ीब के कितने ही शाखसानों, कितने ही पहलुओं पर निगाह डाली है और इनके नकाइस की तरफ इशारा किया है। बेदी जिनसी मामलात को तकद्दस के मरहलों तक ले जाना चाहते हैं। हिंदू सनमियात और अकायद में जोड़े अब्दी तौर पर बनते हैं जिनका रिश्ता न ज़िंदगी में टूटता है न मरने के बाद। बूढ़ी दादी अपनी आर्जी मौत के डेलीरियम में जिसे देखती है वो उसका शोहर है जो कब से उसके इंतज़ार में बैठा हुआ है।
और अपनी बीवी को देखकर तरंग में आ जाता है। ये ख्वाब दादी को कम खुश नहीं करता, दादी इससे बहुत ज़्यादा खुश होती है और इससे ज़ाहिर होता है कि जिन्स की तलब किसी उम्र में कम नहीं होती। भला बूढ़ी दादी को बिस्तर मर्ग पर अपनी पोती से ये पूछने की क्या ज़रूरत थी कि आखिर उसका शौहर उससे कैसे प्यार करता होगा। बाज़ क़ारीन इसे फहश नगारी से भी ताबीर कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों की हिंदू सनमियात से वाकफ़ियत है वो जानते हैं कि जिनसी फ़ेल तो देवताओं और देवियों का मरकज़ी और महबूब मशगला रहा है। ऐसी सूरत में बूढ़ी दादी अगर अपनी लंबी पोती की तन्हाइयों में झांकना चाहती है तो ये कोई हैरतनाक बात नहीं है। लंबी लड़की का एक इक़्तिबास मुलाहिज़ा कीजिए। ये दुनिया कितनी प्यारी जगह है जहाँ के लोग खुदा ने बनाए और फिर फरिश्तों से कहा कि इनको सजदा करो। आहर एक दिन एक रात अजीम वो सामने बैठी है। दीदों के मंतर और शास्त्रों के अर्थ जिसकी तरफ कभी मुबहम इशारा करते हैं, ब्याह शादी के गीत जिसके लिए मुर्तिश और बटों में जिसके लिए ईंटें पकती हैं और सबाओं में शोर जिसके लिए बढ़ता ही जाता है, जिसे उसके बच्चों की माँ होना है, इसलिए वो इस धरती की तरह डरती सहमती है जिसमें किसान आता है हल कांधे पे डाले, जिसका तेज़ और तीखा फल अभी अभी किसी लोहार ने तेज़ आंच पर भट्टी में डाला है। सर पर पगड़ी बांधे कलगी सजाए वो राजा जंक मालूम होने लगता है, जो धरती को उल्टाएगा तो न जाने कब से उसकी दबी हुई मटकी फूट जाएगी। और इसमें बड़े ही सब्र, बड़े ही एसार और बड़े ही प्यार वाली जंक दुलारी सीता पैदा होगी, जिसके लिए उसका अजीम वो आता है, एक हाथ में मुकद्दस किताब और दूसरे में शराब लिए। तारीख़ के धुंधले अदवार में वो अनगिनत गोपियों से खेला है, इनके साथ बेशुमार राशि रचाई हैं। वो इसकी आंखों में डर है और मोहब्बत। वो समझता है कि इस बार की तरोताज़ा हसीनो जमील दोशीज़ा के बदन पर कब्ज़ा जमाएगा, बार बार अपनाएगा, बेहोश हो जाएगा। और वह नहीं जानता कि वो महज एक तिनका है, ज़िंदगी के बहरे रखास में सिर्फ़ एक बहाना है तख्लीक के इस लामुतनाही अमल को एक बार सिर्फ छेड़ देने का, एक बार हरकत में आने का और फिर भूल जाने का। हिंदुस्तानी रवायत में जिन्स के जिस्मानी पहलू को इसके रूहानी पहलू से अलग करके देखा ही नहीं जाता। गोया इसकी तत्हीर और तकदीस कर दी गई है कि उरियानियत भी उरियानियत नहीं रही। फिर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बेदी के यहाँ जिन्स के ज़िक्र को अगर इसी पस मंज़र में देखा जाए तो इसकी मानवियत ही बदल जाती है। और मेरे ख्याल से लंबी लड़की का ये मौजू भी बेदी ने इसी पेश नज़र रखा है। राजिंदर सिंह बेदी ने अपने इस अफसाने लंबी लड़की में लड़कियों के शादी ब्याह के मामलात में जो मुश्किलात दरपेश होती हैं उसको वाज़े तौर पे दिखाया है। इसके अलावा जो हमारे घरेलू ताल्लुकात होते हैं, जैसे कि शीला का इसके साथ ताल्लुक़ था, यानी भाभी का अपनी नंद के साथ, कि वो चाह रही थी कि इसकी जल्दी जल्दी शादी हो और ये घर से चली जाए, और भाई का बहन से ताल्लुक़, दादी का अपनी पोती के साथ ताल्लुक़, बाप का अपनी बेटी के साथ ताल्लुक़, ये भी इसके अंदर उसने वाज़े तौर पे दिखाया। इसके अलावा इसमें जिनसी ताल्लुकात, जो जिनसी ख्वाहिशात हैं, उनके बारे में भी उसने बताया है। ये था हमारा आज का अफसाना लंबी लड़की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।